भाई उधर देखो उधर। आटी जी, क्या राहुल गांधी बतौर पीएम उम्मीदवार आप लोगों को कबूल है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी के इमेज को बड़ा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। नहीं, ये इस देश को बचाने के लिए मीटिंग हुई है। जो देश खतरे में है आज, देश की शिक्षा प्रणाली नष्ट कर दी है इस सरकार ने। देश की परीक्षाओं से विश्वास उठ गया छात्रों का। हर परीक्षा का पर्चा लीक हो रहा है, कॉपी बदली जा रही है, सूचियों में फेरबदल किया जा रहा है, नंबर घटाए बढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए नीट के 4 पेपर आउट हो चुके हैं, जो कि यूपीएससी के बाद सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम माना जाता है। क्या उस शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए? अरे बोलना कुछ। भारतीय जनता पार्टी की छात्रों को पढ़ाने में और ज्ञान विज्ञान में रुचि नहीं है, इसलिए ये परीक्षाओं को और शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। दूसरा मुद्दा हमने उठाया है वोट चोरी का, जो एसआईआर के नाम पर जगह जगह अलग अलग राज्यों में धांधली की गई है। पश्चिम बंगाल में 27 लाख ऐसे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया जिनके वोटर लिस्ट में नाम थे। क्या ये लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? तीसरा मुद्दा हमने महंगाई और बेरोजगारी का उठाया है। ये 3 पे महत्वपूर्ण मुद्दे आज की मीटिंग में एजेंडा तय किया गया कि इन मुद्दों पे इंडिया गठबंधन संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा। और हमने ये भी तय किया कि हर 2 महीने में मीटिंग होगी इंडिया गठबंधन की। मगर क्यों? लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए यही तरीका सही है, ठीक है, जो इंडिया गठबंधन अपना रहा है। अब ठीक है, केंद्र सरकार तानाशाही के रास्ते पे चलना चाहती है। केंद्र सरकार को चाहिए विपक्ष विहीन सरकार। एक तो हारे हुए लोगों का मिलन, ये मेरा वर्जन नहीं था, ये बीजेपी का वर्जन था, जिसके आधार पर मैंने सवाल पूछा था। सवाल आपको चुभ गया, वो एक अलग बात है। मैं भी बीजेपी वो आपको एक अलग हो गया। नहीं, आपने कहा ना कि हारे हुए लोगों का है, आप सवाल पूछ रहे हैं, तो यहां सवाल पूछने का काम तो मेरा है, तो ये आपको चुभ गया, वो एक अलग बात है। तुम लोग पागल है क्या? आज जिस इंडी गठबंधन की मीटिंग चल रही है, जहां ममता बनर्जी अंदर बैठकर बातें कर रही हैं, 10 विधायक उनके यहाँ बीजेपी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये पहले अपनी पार्टी बचा लें, देश को बाद में बचा लेंगे ये लोग। मैं बिल्कुल कतई नहीं कह रही कि भारतीय जनता पार्टी को बरी कर देना चाहिए। जो भी गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको लेकर के बिल्कुल कटघरे में रखिए, लेकिन कटघरे में रखने के लिए विपक्ष दमदार तो हो, विपक्ष के शहजादों में इतना मादा तो हो कि वो इस चिलचिलाती गर्मी में स्टूडेंट्स के साथ खड़े होकर के बात तो कर सकें। एक अंडमान जाकर के स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, दूसरे जो शहजादे उनका आता पता ही नहीं है। तेजस्वी यादव तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि खुद ही पढ़ाई नहीं की, उनको लेना देना क्या है नीट और सीबीएसई से, कोई परवाह नहीं है आरजेडी को। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और ये आरजेडी की प्रवक्ता और तमाम लोग आकर के भले ही डिफेंड कर लें, लेकिन बौद्धिक रूप से विपन्न लोग नहीं समझ सकते। बात रही समाजवादी पार्टी की, मैं अखिलेश यादव जी का बहुत सम्मान करती हूं, और ये बात मैं कई बार कह चुकी हूं कि समाजवादी पार्टी ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कांटे की टक्कर दी है। ये भी जो चुनाव अभी जो यूपी में होगा, उसमें भी समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का ही खेल होगा। लेकिन ये खेल क्या केवल उत्तर प्रदेश के बियॉन्ड हम बाकी रीजनल पार्टीज में नहीं देखते? आपका जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है कि डीएमके के साथ कांग्रेस अलायंस करती है। जैसे ही सरकार विजय की बनने वाली होती है, कांग्रेस सीधे वहां जाकर के खड़ी हो जाती है। तमिलनाडु में देखिए चुनाव परिणाम ऐसे आए कि टीवीके के अलावा किसी की सरकार बन ही नहीं सकती थी। 2 ही परिस्थिति होनी थी, या तो टीवीके की सरकार बनवाई जाती या फिर वहां राष्ट्रपति शासन होता। तो राष्ट्रपति शासन लगवाना तो कोई समझदारी का काम नहीं था। बार बार चुनाव में खर्चा हो, दोबारा चुनाव होते, तो कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की। जो डीएमके भी हमारे साथ रहेगी, इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी, और आम आदमी पार्टी भी रहेगी। आज आम आदमी पार्टी मीटिंग में नहीं थी। अखिलेश जी चाहते हैं केजरीवाल जी भी साथ रहे, इंडिया गठबंधन में आप साथ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्टालिन भी साथ रहे। एक मिनट, भाटी जी और अनमोल को एक साथ अगली मीटिंग में आप देखेंगे। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है भाटी जी, मुझे नहीं लगता आपको किसने इस तरह की सलाह दे दी। लेकिन एक सेकंड, थोड़ा इंतजार कीजिए। हमने लकीर खींच रखी है, नाराजगी वगैरह चलती रहती है। हमने लकीर खींच रखी है, हमने लकीर खींच रखी है। हमारी ना तो नहीं है लकीर, हम मना के लाएंगे नहीं आपको ना। बिल्कुल टूट चुका मामला एकदम। चलिए, आज नहीं 1.5 साल पहले। ये कह रहे हैं मना लेंगे, ये कह रहे हैं मानेंगे नहीं। 12 साल बाद इस देश के सामने यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की नफरत की, धर्म की, जाति की, हिंसा की राजनीति से हम 21वीं सदी का भारत बना सकते हैं क्या? आज जो है, हमें 21वीं सदी के भारत को, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें शिक्षा और समान अवसर चाहिए। 21वीं सदी के भारत को नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। 21वीं सदी के भारत को, एक सेकंड, इंटरप्ट बीच में तीसरी बार कर रहे हो। 21वीं सदी के भारत को जुमले नहीं चाहिए, काम की राजनीति चाहिए। बात तो सही है। 21वीं सदी के भारत को जाति और धर्म की राजनीति नहीं चाहिए,
अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। 21वीं सदी के भारत को चौथी पास राजा नहीं, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो क्या देश चलाएंगे? बिल्कुल सही बात है। चौथी पास राजा के बारे में भी बता दो जरा। प्रोफाइल निकलेगी, इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया। मैं आपके जो अमेरिका के सामने जो है ऐसे झुका हुआ है, का समर्थन करती ही नहीं हूं, क्योंकि हमारे संविधान में, बाबा साहेब के दिए संविधान में अर्हता ही नहीं है कि खूब पढ़ा लिखा हो तभी वो व्यक्ति। अरे बाबा साहब के संविधान में यह भी नहीं लिखा कि कोई देश बेचा है। ठीक है, बाबा साहब के संविधान में यह भी नहीं लिखा कि अमेरिका फैसला करे। बाबा साहब के संविधान में यह भी नहीं लिखा कि देश की संप्रभुता से समझौता किया जाए। तो लेने के देने पड़ गए। साधना जी कि ये बैठक बदले हालातों में किस लिए हुई है? कांग्रेस के अस्तित्व को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हारे हुए लोगों का साथ ये बीजेपी कह रही है। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो हार शब्द को जब जोड़ दिया जाता है आदरणीय राकेश जी, तो देखिए जीत हार तो लोकतंत्र में होती है, लेकिन ये जो आपने कहा बैठक क्यों जरूरी थी, ये जरूरी है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। बैठक जरूरी है, कारण ये है कि जिस तरीके से चुनाव चोरी करने का काम किया गया, हमने पश्चिम बंगाल में देखा, जिस तरीके से 27 लाख वोटर्स अधर में जिनका आधार वोटों का लटका रहा, वो हमने देखा। तो मुझे लगता है ये लड़ाई लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और ये कह देना जी हार गए, हार के साथ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक समय 3-3 सीटों से चुनाव लड़े, जमानत जब्त हुई, उनके एक निर्दलीय प्रत्याशी के सामने जमानत जब्त हुई थी, तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने? अगर हार रहे हैं तो इसका मतलब क्या देश के बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठाना छोड़ देंगे? 12 साल हो गए मोदी सरकार को। ये बताइए कि मोदी जी ने, देखिए मैं क्योंकि आध्यात्मिक प्रवचन करती रही हूं, मैंने तो हमेशा ये सीखा है कि देखिए भूल होना प्रकृति है, उसे सुधार लेना प्रगति है, उसे मान लेना संस्कृति है, किसी कुकर्म का अनुचित लाभ लेना कलंकृति है, अच्छे कर्म का सत्कर्म का सत लाभ लेना सत्यकृति है। लेकिन जो प्रगति, संस्कृति, प्रगति, प्रकृति, सत्यकृति और कलंकृति को भी लांग जाए, यही भाजपा की कलयुगी राजनीति है। मोदी जी ने 12 साल में क्या किया वो नहीं बता पाए। एक प्रेस वार्ता करने का मावदा आज देश के प्रधानमंत्री के अंदर नहीं है। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। आप देख लीजिए कि आज मोदी राज में महंगाई की मोदी मार है, डीजल पेट्रोल आजादी के बाद पहली बार 100 के पार है, महिलाओं के साथ रोज लगातार हम आए दिन सुनते हो रहे बलात्कार है, किसान जो है वो कर्ज से लाचार है। आज समझना पड़ेगा हमें कि देश की स्थिति और परिस्थिति क्यों की और इसे सुधारने के लिए जरूरी है। मिल गया जवाब। देखिए, एक तो आपने जो शुरू में सवाल उठाया कि हारे हुए लोगों की मीटिंग है, ये हारे हुए लोगों की मीटिंग नहीं है। इस मीटिंग में कांग्रेस भी शामिल है जिसकी कई राज्यों में सरकार है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है जिसकी जम्मू कश्मीर में सरकार है, और ये गठबंधन बना था 2024 में, इंडिया गठबंधन। देश में 2 गठबंधन है, एक गठबंधन के केंद्र में सरकार है, दूसरा गठबंधन विपक्ष में है। ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें ये कह देना एक तरफ वो लोग, अगर केंद्र के हिसाब से आप हारा और जीता हुआ कह रहे हो लोकसभा के हिसाब से, तो निश्चित तौर पे एक तरफ लोकसभा में जिनका बहुमत है, जिनकी सरकार है, उनका गठबंधन है, दूसरी तरफ जो हम विपक्ष में है, हमारा गठबंधन है। लेकिन ये इंडिया गठबंधन की 7वीं मीटिंग हो रही है। एनडीए गठबंधन की कितनी मीटिंग हुई है क्या आप पूछेंगे किसी एनडीए वाले से? गुड क्वेश्चन। ये हुई ना बात। ये गठबंधन मात्र नेतृत्व की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। आपको समझना पड़ेगा जब देश के अंदर आज युवाओं के साथ क्या हो रहा है कि आज देखिए ना, भाजपा की जो बड़ी अम्मा है आरएसएस, उसका एक संस्कार है कि चाहे कितना बड़ा कुकृत्य कर लो, कितना बड़ा कुकर्म कर लो, चाहे कहीं ब्लास्ट हो जाए, कहीं रेल दुर्घटना हो जाए, कहीं पेपर लीक की घटना हो जाए, बच्चे आत्महत्या कर ले, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाए, इन्हीं के नेता बलात्कार के आरोपी बनकर सामने आए, अपराधी भी सिद्ध हो जाए, सब कुछ कर लेना, लेकिन इस्तीफा मत दे देना नैतिकता के आधार पर। यही भाजपा की रणनीति है और उसी से लड़ाई करने के लिए आज समूचा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हुआ है। तो उसमें यह कह देना जी हारे हुए दल एक हो गए। चीटिंग करता है तो लोकतंत्र तब मजबूत रहता है जब विपक्ष मजबूत होता है, और विपक्ष की मजबूती के लिए बैठक बुलाई गई है, तो साफ सीधी बात है, इसमें क्या दो मत और दोहराए क्या? ठीक है शाजिया, इनकी बात का जवाब दीजिए। ये फंस गया सीएम। दीदी नहीं, आपकी बारी जरूर है। दीदी मेरी बारी है। दीदी मेरी बारी है। दीदी बड़े प्यार से। दीदी मेरी बारी है। दीदी मेरी बात बारी है। साधना भारती को हो गया दीदी, आप ये बताइए हो गया आपका प्रधान इस्तीफा कब देंगे, ये तो बता दीजिए। मैं बीच में आता हूँ। साधना जी नहीं, ठीक है मैडम, प्लीज प्रवचन ना दें। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग। देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है, और हमारे जैसे लोग, और बल्कि धर्मेंद्र प्रधान जी खुद ना सिर्फ इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, बल्कि बजाय ये कहने के कि जो कंपनी जिसकी वजह से सीबीएसई का ये हाल हुआ
वो कांग्रेस की कंपनी है। वो बाकायदा तेलंगाना और कर्नाटक में वो ऑलरेडी वो काम कर रही थी। बजाय ये कहने के या वाटर बाउंड्री करने के, इसके साथ सिर्फ जिम्मेदारी ले रही है, बल्कि मेरे जैसे लोग और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्यों हिला डाला ना।